आज के डेट में पीसीओएस इतना नॉर्मल क्यों है, हर कॉमन क्यों हो गया है? हर पीसीओडी का केस पीसीओएस नहीं है। तो पीरियड्स में पेन होना ये नॉर्मल है या इस पे क्या हमें ध्यान देना चाहिए? तो प्रेगनेंसी जितना लेट एज में होता है तो जो क्वालिटी ऑफ एग्स है फीमेल की बॉडी में एंड क्वांटिटी ऑफ एग्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। जितना आपके एल्डर लेडीज आपके घर की फिट रहेंगी आपका फैमिली उतना अच्छा चलेगा, उतना ग्रो करेगा। तो डॉक्टर अमित साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे एक डॉक्टर साहब पूछूंगा क्योंकि आप एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट हैं और मैंने अक्सर देखा हुआ है कि मेल को बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं गायनेक में फेस करना पड़ता है, ऐसा हमने सुना हुआ है। देखा तो नहीं है लेकिन सुना हुआ है। तो सर मैं आपसे थोड़ा आपकी जानकारी आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ कि आप कैसे इस फील्ड में आए, कैसे आपने गायनेक ही फील्ड चुना। सो ऐसा है दुर्गेश जी कि डॉक्टर बनने के लिए जो मोटिवेशन था वो मेरे को मेरे फादर से मिला। ओके। मैंने बचपन से अपने फादर को देखा है, वो एक डॉक्टर थे। तो वो जिस पैशन से काम करते थे, जो डेडिकेशन से काम करते थे, तो उनको देख के मुझे ये प्रेरणा मिली कि नहीं, डॉक्टरी फील्ड काफ़ी अच्छी है और अगर हमको सोसाइटी के लिए या लोगों के लिए कुछ करना है तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम है लोगों के लिए कुछ करने के लिए। सो डॉक्टर बनना तो मुझे मेरा वहीं से फिक्स हो गया था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। अच्छा। अब जैसे जैसे मेरी डॉक्टर की पढ़ाई चालू हुई तो गायनिक का फील्ड ऐसा था कि वो हमेशा मैं उस पे मुझे वो टॉपिक अच्छा लगता था बहुत। और ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग हम लोग में एक इंटर्नशिप करके एक पीरियड होता है जिस टाइम पे कि हम हर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ओके। तो जब मैंने गायनिक डिपार्टमेंट में काम किया तो गायनिक डिपार्टमेंट के जो फैकल्टीज थे जो थे उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया कि तुमको ये फील्ड टेकअप करना चाहिए। ओके। और मुझे सोसाइटी में भी ये जो वुमेन्स को लेके काफी हेल्थ को लेके जो इग्नोरेंस है हाँ। उसको भी वो भी मेरे दिमाग में काफी थी। अच्छा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने गायनिक फील्ड चूज की। अच्छा, और आपके पिताजी भी जो डॉक्टर थे वो गायनेक ही थे वो? नहीं, हाँ, वो गायनेकोलॉजिस्ट ही हैं, यस। अरे वाह! बहुत बढ़िया। तो फिर आपने पूरी पढ़ाई अपनी सब मुंबई से की है, कहाँ नहीं, से? मेरी पूरी पढ़ाई उड़ीसा से हुई है। अरे मैं वाह! प्रॉपर उड़ीसा से हूँ। हुँ। मेरी पढ़ाई भुवनेश्वर से हुई है और आफ्टर कंप्लीटिंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन मैं मुंबई शिफ्ट हुआ एंड अच्छा। फॉर लास्ट 10 इयर्स आई एम इन मुंबई। तो सर मैं आपसे अगर पूछना चाहूँगा कि आप गायनेक में हैं और पिछले 10 सालों से आप ये सब चीज़ों में ट्रीटमेंट दे रहे हैं लोगों को। तो आपके हिसाब से सर जो हमारी भारत की महिलाएँ हैं सबसे ज़्यादा वो किन चीज़ों में चूक जाती हैं जहाँ पे उनके हेल्थ के इश्यूज़ आ जाते हैं? सो एक चीज सबसे कॉमनली मैं बोलना चाहूंगा जो मुझे लगता है आप भी मेरी बात से सहमत होंगे हुँ। कि वुमेन ऐसे हैं, उनका जो माइंडसेट है वो हमेशा अपने परिवार को लेके, अपने बच्चों को या कोई भी जो उनके घर में सदस्य हैं उनको लेके वो ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ। और इस दौरान वो अपना खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं या ध्यान नहीं रख पाते हैं। हाँ। जिसकी वजह से उनको कोई भी तकलीफ रहती है तो वो उसको इग्नोर करते हैं। करेक्ट और है। काफी लेट तक जब वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है तब वो चीजें वो अपने परिवार वालों को या डॉक्टर से शेयर करते हैं। सो ये करेक्ट मुझे है। लगता है कि सोसाइटी के लिए बहुत एक कॉमन मिस्टेक है जो हम करेक्ट कर सकते हैं बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड वुमेन्स को समझा के ये चीज। हाँ, सही बात है। मोस्टली हमारे जो घर की चाहे हमारी मम्मी हो, दादी हो, सब लोग हैं, ये लोग सबसे पहले घर परिवार को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, यस, अपने हेल्थ को, सब चीज़ को सेकंड या थर्ड यस, प्रायोरिटी। यस। नाउ-ए-डेज़ ये चीजें चेंज हो रही है धीरे धीरे। हाँ, वुमेन आर कमिंग अप विथ हेल्थ चेकअप एग्ज़ैक्टली। अवेयरनेस, बट ये चीजों को बढ़ाने की बहुत जरूरत है। करेक्ट है। सर अगर मैं आपको बोलूँ कि गायनेक की प्रॉब्लम ये किस एज से स्टार्ट हो सकती है गायनेक की प्रॉब्लम? देखिए, जैसे ही कोई बच्ची जैसे 10-11 साल के एज में आजकल बच्चों को पीरियड स्टार्ट हो जाता है, कोई भी अच्छा, लड़की है, यस। ओके, हाँ, जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, लाइफस्टाइल चेंज हो रही है तो ये पीरियड्स का एज जो है वो जल्दी आ रहा है। ट्रू। तो द मोमेंट वो स्टार्ट हो जाता है उसके हुँ, बाद से कभी भी ये गायनिक की प्रॉब्लम आ सकती है अच्छा, जिससे कि उनको गायनिक के लिए कंसल्टेशन की जरूरत पड़ सकती है। एंड तो टिल द एज ऑफ 70-75 व्हाटएवर, ओके, ऐसा कोई एज नहीं है कि इसके बाद आपको गायनिक की जरूरत नहीं है। करेक्ट। तो मतलब अगर मैं सीधे और सिंपल वर्ड में बोलूँ कि अगर कोई बच्ची है, अगर वो 10 साल की हो गई है, तो वहाँ से उसे गायनेक से कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ सकती है। यस, एज में ऐसा 10 नहीं बोलूंगा बट एक हाँ, रफली मैं आपको बता रहा हूँ 9-10 साल के एज से लेके करेक्ट है। लेट एज तक। ओके। तो सर जैसे हम बच्चों में भी देखते हैं और आज के डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पीसीओडी या पीसीओएस करके एक आता है। तो सर मुझे हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि पीसीओडी और पीसीओएस में क्या फ़र्क है और ये क्या है ये? देखिए, पीसीओएस और पीसीओडी आजकल बहुत ही ओवर हाइप टर्म है हाँ। बिकॉज़ ये चीज़ें सबको पता है आजकल। हुँ। और क्योंकि सबको पता है
तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी इसके सराउंडिंग में स्प्रेड होते रहते हैं व्हाट्सएप ओके। में। आप आजकल आप जानते हैं कैसे सोशल करेक्ट, मीडिया करेक्ट। काम करता है। हाँ, तो इसका जो बेसिक चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ। पीसीओडी जो हम बोलते हैं वो एक सिंपल डिजीज है जिसमें हुँ, कि ओवरीज में मल्टीपल छोटे-छोटे सिस्ट बन जाते हैं व्हिच इज़ नथिंग बट बिकॉज़ ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। ओके, बट जब हम बात करते हैं पीसीओएस के बारे में, हाँ, वो होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ओके, वो तब बनता है जब उसमें 3 कंडीशंस होती है हमारी। एक ओवरी में सिस्ट बनना, हुँ, समय पे पीरियड नहीं आना, बहुत हुँ, लेट होना, 2 महीने 3 महीने में एक बार पीरियड आना, हुँ, या फिर अदर फीचर्स लाइक जो फेशियल एक्नी हो गया हुँ, या फेशियल हेयर्स, बॉडी हुँ, हेयर्स किसी-किसी लड़कियों में ज़्यादा आते हैं। हुँ, ये सारी चीज़ों को मिला के जब हुँ, ये तीनों चीज़ें या एटलीस्ट इन तीनों में से 2 चीज़ें मिलती है, ओके, उसको हम पीसीओएस बोलते हैं। दैट इज़ ओके, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ओके। और यस। पीसीओडी मतलब खाली बस एक पीसीओडी डिसीज़ है, मतलब सिर्फ ओवरी में डिसीज़ है। सिस्ट होना, दैट इज़ पीसीओडी। ओके, ग्रेट। तो ये एक जो पीसी मतलब ऑलमोस्ट अगर बोला जाए तो पीसीओडी और पीसीओएस सेम ही है? नहीं, ऑलमोस्ट हम ये बोल सकते हैं सेम है, बट हर पीसीओडी का केस पीसीओएस नहीं है। ओके, ये है उसका सारांश यही है। हाँ, और एक चीज मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा, बहुत बार यंग गर्ल्स हमारे पास आते हैं विद सोनोग्राफी का रिपोर्ट लेके हुँ, कि सर मुझे पीसीओएस हो गया और मुझे उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि आपको पीसीओएस है, हुँ, जबकि उनका पीरियड्स एकदम रेगुलर है, हुँ, उनको और कोई सिम्टम नहीं है। हुँ, तो सिर्फ अगर आपके सोनोग्राफी में पीसीओएस दिखा रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि आपको पीसीओएस है, वो सिर्फ आपकी ओवरी में सिस्ट है, करेक्ट, वो पीसीओएस नहीं है। ओके, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। और डोंट अपने आप को एक ऐसा स्टैंप मत लगवाइए कि मैं मेरे को पीसीओएस हो गया है। पीसीओएस हो गया है। यस। ट्रू। तो सर आपने पीरियड्स की बात की कि जो लेडीज़ में होते हैं, तो सर मैं एक जनरली आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या एज से बच्चों में पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं? यस। सो पहले ये एज जो पीरियड स्टार्ट होते थे बच्चों में, ये 11 से 14 साल तक स्टार्ट होते थे। ओके, बट अभी के टाइम पे हम देख रहे हैं मे बी बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल और बहुत सारी अदर एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह हाँ, से, जेनेटिक फैक्टर की वजह से ये जल्दी स्टार्ट हो रही है। मतलब हुँ, आप देखेंगे 9-10 साल की लड़कियां भी हुँ, उनको पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये चीजें आजकल 10 से लेके मैं बोलूंगा 14 साल के बीच में ये स्टार्ट होते हैं। हाँ, अगर ये 8 या 9 साल के पहले पीरियड स्टार्ट हो जाता है, हाँ, तो उसको हम एब्नॉर्मल मानते हैं और उसके लिए आपको इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। ओके, या फिर अगर किसी को 13 से 15 साल तक भी अगर पीरियड नहीं आया है, हाँ। तो भी उनको इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। ये देखना पड़ता है कि क्यों नहीं आया है पीरियड। तो सिंपल लैंग्वेज में बोले कि अगर कोई बच्ची है जो 9 साल के पहले अगर उसे पीरियड्स आ जा रहे हैं, तो वहाँ भी एक चेकअप की इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, ज़रूरत है। इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। यस, और अगर कोई बच्ची है जिसका एज 14-15 साल का हो गया और उसे पीरियड नहीं आया, वहाँ भी वहाँ भी इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। यस, बिल्कुल सही बोला आपने। ग्रेट। तो जैसे आपने बताया कि इर्रेगुलर पीरियड, तो जैसे मेरे घर में भी मेरी डॉटर है और मेरी वाइफ है, तो हम सब भी ये सब बातें सुनते रहते हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन जस्ट पूछना चाहूँगा कि ये जो इर्रेगुलर पीरियड्स होता है, तो इसको लेके बहुत सारी माताएँ डर जाती हैं, औरतें डर जाती हैं। तो आप इसके बारे में आपका क्या कहना है देख इर्रेगुलर पीरियड्स के हाँ, बारे में? तो इरेगुलर पीरियड डिपेंड करता है कि हम किस एज की बात कर रहे हैं। हाँ। जैसे अभी हम लोग यंग एज की बात कर रहे हैं, लाइक 10 से लेके 18, जैसे ही उसका पीरियड स्टार्ट हुआ है, हुँ, वो टाइम पे जो फीमेल की बॉडी में जो हार्मोनल एक्सिस होता है उसको हम हुँ, बोलते हैं हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस, ओके, जो कि पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है इमीडिएटली आफ्टर जैसे उसका पीरियड स्टार्ट हो जाए। ओके। वो डेवलप होने में पूरी तरीके से या पूरी तरीके से उसका एक सिंक्रोनाइजेशन आने में हुँ, कुछ वक्त लगता है। हुँ, तो इनिशियल 3-4 साल या 5 साल अगर उस लड़की को हर महीने पीरियड नहीं आ रहा है हुँ, या फिर 2 से 3 महीने में भी पीरियड आ रहा है, हुँ, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है और ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। ओके। यूजुअली हमने पेशेंट्स आते हैं हमारे पास अपने पेरेंट्स के साथ और मदर बहुत कंसर्न रहती है हुँ, कि इसको पीरियड्स हर महीने नहीं आ रहे हैं हुँ, सर। हुँ, तो हुँ, हम उनको वही समझाते हैं कि हर महीने पीरियड आना ज़रूरी नहीं है करेक्ट है। इनिशियली। ओके, डेफिनेटली व्हेन द गर्ल इज गेटिंग ओल्डर, हुँ, 18-20 साल के बाद उसको अपने आप हर महीने पीरियड आएगा। और ओके, अगर नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली उसको इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं यहाँ और बोलना चाहूँगा आपको कि हाँ, पीरियड नहीं आने का बहुत बार एक कारण यही होता है जो आपको मैंने बताया, बट एट द सेम टाइम जब भी कोई पेशेंट आते हैं तो अदर जो कॉमन कारण है उसके, हुँ, लाइक थायराइड की वजह से पीरियड इरेगुलर हो सकता है। अच्छा, एक सीरम प्रोलैक्टिन करके हार्मोन होता है, हुँ, उसकी वजह से भी पीरियड इरेगुलर हो सकता है। हुँ, तो ये सारे कुछ टेस्ट हैं जो हम लोग यूजुअली करवा लेते हैं अगर कोई हुँ, पेशेंट्स को बार-बार ये तकलीफ हो रही है, हुँ, जस्ट टू रूल आउट कि कोई कारण मिस ना हो। अच्छा। तो मतलब अगर क्या किसी का भी इर्रेगुलर पीरियड्स है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं, थोड़ा यस, डॉक्टर बिल्कुल। से कंसल्ट कर लीजिए। हमेशा एज के हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, किस हाँ, एज में इरेगुलर पीरियड। अगर सेम चीज़ 30-35 साल की एज में है तो वो हमको सोचना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। ट्रू। यस। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आज के डर बच्चियों में ही होता है कि अगर यस, यस। 15-16 तो साल की वो बच्ची है देखिए तो उनके उनके लाइफ में पढ़ाई का स्ट्रेस है, हाँ, उनका लाइफ़स्टाइल बहुत चेंजेस हो रहा है। दे ओके। आर एंटरिंग इंटो द न्यू फेज ऑफ देयर लाइफ दैट इज़ प्यूबर्टी, एडोलेसेंट। सो इट ऑल उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है जो कि डायरेक्टली उनके हार्मोन्स को अफेक्ट करती है। हमने जैसे पीसीओएस के बारे में बात किया, तो डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये
आज के डेट में पीसीओएस इतना नॉर्मल क्यों है? हर कॉमन क्यों हो गया है? यस। तो पीसीओएस कॉमन होने का ये है, पीसीओएस बेसिकली क्या है? हुँ, इसका कॉज़ क्या है हुँ, पीसीओएस का? पीसीओएस को हम लोग बेसिकली बोलते हैं ये एक लाइफ़स्टाइल की डिज़ीज़ है। ओके। ये कोई ऐसा बहुत एब्नॉर्मैलिटी वाली डिज़ीज़ नहीं है, ये डिज़ीज़ इज़ कॉज़्ड बाय लाइफ़स्टाइल। लाइफ़स्टाइल की वजह से पीसीओएस होता है। यस, ओके, बिकॉज़ ऑफ लेट नाइट तक जगना, ओके। बहुत टाइम स्क्रीन को देना, हुँ, खान-पान आजकल आप समझ रहे हैं घर का खाना बहुत कम हो गया, जंक फूड हुँ, बहुत बढ़ गया इस एज में, यंग एज में। हाँ, स्ट्रेस, हाँ। ये सारी चीज़ों की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और दैट लीड्स टू पीसीओएस। तो आपका कहना है कि अगर कोई पीसीओएस किसी को हो गया है तो वो ठीक भी हो सकता है अगर लाइफ़स्टाइल में बिल्कुल, पीसीओएस का ट्रीटमेंट में हम लोग फर्स्ट चीज़ जो लिखते हैं वो होता है लाइफ़स्टाइल करेक्शन। ओके, बाद में हम उसकी मेडिसिन देते हैं। कोई भी मेडिसिन पीसीओएस को पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकती जब हाँ। जितना उसको लाइफ़स्टाइल करेक्शन से ठीक किया जा सकता है। अच्छा तो उसका बहुत बड़ा रोल है। अगर पीसीओएस हो गया है तो सबसे पहले आपको अपने लाइफ़स्टाइल पे ध्यान देना है, ना कि बिल्कुल, मेडिसिन पे बिल्कुल, ध्यान देना यस। है। पीरियड रेगुलर कैसे आए, हाँ, मेडिसिन क्या लेना है, वो नहीं सोचना है, वो सारी चीज़ें टेम्परेरी है। करेक्ट है। अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल को ठीक करेंगे तो वो परमानेंटली आपको ठीक रखेगा। डॉक्टर साहब हमने बहुत बार सुना है हमारे घर में भी हम सुनते हैं कि कभी पीरियड्स में किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो पीरियड्स में पेन होना ये नॉर्मल है या इस पे क्या हमें ध्यान देना चाहिए? यस, नॉर्मल पीरियड्स में थोड़ा बहुत पेन होना नॉर्मल है, ओके। दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। हुँ, बट अगर वो पेन बहुत ज़्यादा है, हुँ, इतना ज़्यादा है कि वो लड़की या वो फीमेल अपने डे टू डे लाइफ़ की जो वर्क है, हुँ, उसके वो हैम्पर हो रहा है उस पेन की वजह से, हुँ, तो वो पेन नॉर्मल नहीं है। हाँ, या उसको ऐसा हो रहा है कि दिन भर 2 दिन तक उसको अरेस्ट करना पड़ रहा है या बहुत हाँ, मेडिसिन्स लेने पड़ रहे हैं पेन ठीक करने के लिए, तो ओके, वो पेन नॉर्मल नहीं है। उसके लिए आपको इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। ओके। बट अदरवाइज़ माइल्ड पेन ड्यूरिंग साइकिल बहुत ही नॉर्मल चीज़ है और ये पीरियड का एक सिम्पटम ही है, नॉर्मली होता ही है ये चीज़। अच्छा, तो मतलब अगर ज़्यादा पेन है, कंटिन्यू पेन है, तो हमें कंसल्ट करना चाहिए। अगर फर्स्ट डे में पेन है तो इट्स अ नॉर्मल। यस, जैसे बहुत लोग होते हैं उनको पीरियड्स आने के 3-4 दिन पहले से पेन चालू हो जाता है, प्री मेंस्ट्रुअल पेन बोलते हैं उसको हम लोग। अच्छा, या पीरियड्स आने के बाद किसी को पेन चालू होता है जो कि 2-3 दिन तक पेन रहता है, काफ़ी पेन रहता है उनको। ओके। लोअर एब्डोमेन से लेके थाई से लेके बैक सब तरफ उनको पेन रहता है। तो वो हुँ, सारी चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा हैं, तो हुँ, उनको डेफिनिटली इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। और वहाँ पे एक एंडोमेट्रियोसिस करके एक चीज़ होती है, एक हुँ, काइंड ऑफ डिज़ीज़ होती है गायनिक हुँ, में, हुँ, जिसको कि हमको इवैल्यूएट करके रूल आउट करना होता है। हुँ। तो डॉक्टर साहब आप तो बहुत सी महिलाओं का ट्रीटमेंट करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे भारत में एक बोलते हैं ना कि हम मैं टैबू तो नहीं बोल सकता लेकिन एक बोलते हैं ना कि मेल मेल जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनके पास मोस्टली औरतें जाने के लिए हेजिटेट करती हैं। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए दुर्गे जी, जब से मेरी ट्रेनिंग हुई है, हाँ। ये चीज़ मैंने फ़ील किया है कि पर्सनली मुझे इसका फ़ेस नहीं करना पड़ा है हुँ, अभी तक। हुँ, और मैं ये मैसेज भी यही देना चाहूँगा हुँ, वुमेन को हुँ, कि कोई भी चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हुँ, आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हुँ, वो डॉक्टर स्किलफुल होना चाहिए, वो हुँ, आपकी बात सुनना चाहिए, करेक्ट। आपकी बात समझना चाहिए और हुँ, जो ट्रीटमेंट आपके लिए सही है, हुँ, वही आपको ऑफ़र करना चाहिए। हुँ, अगर वो आपको ये कर रहे हैं, तो हुँ, सामने वाला मेल है या फीमेल है, हुँ, प्लीज़ आप इस पे ध्यान मत दीजिए, हुँ, क्योंकि जो भी डॉक्टर वहाँ बैठे हैं, हाँ। उन्होंने काफ़ी पढ़ाई की है तब वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। सीधी बात डॉक्टर डॉक्टर है भाई, मेल और फीमेल से क्या यस, लेना-देना है? यस, बिल्कुल। हाँ, और आजकल के ज़माने पे दुर्गे जी बहुत सिंपल है, आपके पास गूगल है। हाँ, आप किसी डॉक्टर के पास जाने से पहले उसके बारे में गूगल में आप थोड़ा बहुत इंक्वायरी करके जाते हैं। हाँ, रिव्यूज़ आप देखता उसके है आदमी। रिव्यूज़ देख सकते हैं, आप उनके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, वो कहाँ हैं, कैसे हैं। हुँ, तो उससे आपको आइडिया मिल जाता है, हुँ। तो मेल फीमेल आई थिंक ये अभी थोड़ा हम इससे आगे निकल गए हैं, मुझे लगता है। हाँ, ये बात भी सही है कि हम इससे बिल्कुल, आगे निकल गए हैं और निकलते जा रहे हैं। निकलते जा रहे हैं, अगर यस। कहीं थोड़ी बहुत हेजिटेशन है तो लोगों में अवेयरनेस बिल्कुल फैलती आनी जा रही चाहिए है। कि आपको डॉक्टर को देखना है, उसके हाँ, स्किल सेट को देखना है यस, और नॉट कि वो मेल है या फीमेल है। करेक्ट है। लेकिन डॉक्टर साहब एक मैं और पूछना चाहूँगा कि एज़ आप मेल गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो आपको कहीं कई बार ट्रीटमेंट के समय आप कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लेते हैं या जब ओपीडी करते हैं तो? यस, बिल्कुल। ये आपने बहुत सही सवाल पूछा। हाँ, ट्रीटमेंट के दौरान या कोई भी फीमेल पेशेंट जब मेरे ओपीडी में एंटर करते हैं, हाँ, सो ये चीज़ का हम ध्यान रखते हैं कि हम हमेशा हमारे साथ कोई फीमेल अटेंडेंट रखें। वो हुँ, एक नर्स हो सकती है, वो मेरी हुँ, कोई जूनियर हो सकते हैं, हुँ, हमारे स्टूडेंट हो सकते हैं। हुँ, उससे उससे क्या होता है? हुँ, उससे ये होगा कि सामने जब लेडीज़ आती हैं हमारे पास, हुँ, कोई भी एक लेडीज़ अगर रूम में है, तो हुँ, अपने आप ही वो एक कम्फर्ट उनको मिल जाता है। करेक्ट है। एंड दे कैन स्पीक व्हाटएवर दे वांट। उनको ये होता है कि हाँ, हमको कुछ भी है तो या तो वो हमको बताएँगे हुँ, या तो वो लेडीज़ के जो दूसरी फीमेल अटेंडेंट हैं, उनके थ्रू से भी वो हमको बता सकती हैं। हुँ, तो वो जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी क्लियर हो जाता है हुँ। एंड काफ़ी आसानी होती है आगे ट्रीटमेंट के लिए। तो आपका ये भी कहना है कि जब भी अगर आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो खुल के जितना आप उनको बता सको
जितनी उनकी जानकारी आप दे सको अपने बारे में, अपने डिजीज़ के बारे में, उतना बेहतर आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए गायनिक की फील्ड ऐसी है, ये बहुत ही पर्सनल चीज़ें हैं। तो हुँ, जब तक हम आप हमको बताएँगे नहीं कि आपको हुँ, तकलीफ़ क्या है, हाँ, वो और बहुत सारी चीज़ें हम अपने से नहीं पूछ सकते आप। करेक्ट है, हाँ। जब आप कुछ बताएँगे तभी हम आपको पूछ सकते हैं। ये तो ये आपके इस बात से सुन के आई थिंक जो जो महिलाएँ हेजिटेट करती भी होंगी, तो शायद वो आज के बाद वो हेजिटेशन उनके मन से निकल जाएगा बिल्कुल। और उनके दिमाग में सिर्फ़ एक ही चीज़ रहेगी, हमें तो डॉक्टर के पास जाना है, वो मेल है या फीमेल, हमें ये नहीं देखना है, एक अच्छा गायनिक देखना है हमें, जो हमारा ट्रीटमेंट अच्छे से कर सके। यस, और ये चीज़ों में आजकल उनको गूगल बहुत हेल्प कर रहा है। हाँ, सो प्लीज़ आप रिव्यू मेरा रिव्यू उनको देख यही के है आप कि हाँ, आप किसी के बारे में जाने से पहले किसी के पास भी हाँ, आप उसके बारे में रिसर्च कीजिए, पता कीजिए एंड देन आप उनको विज़िट कीजिए। करेक्ट है और बिल्कुल सही बात है। देखिए जब पेन होता है या जब कोई तकलीफ़ आती है, तो आदमी ये नहीं देखता कि मुझे किसके तो पास? सही डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल, है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब सबसे औरतों का अहम टाइम प्रेगनेंसी, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उन्हें क्या ज़रूरत होती है? कब से उन्हें कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को? यस। सो देखिए प्रेगनेंसी अपने आप में एक चैलेंज भी है हाँ, और एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस भी है सही बात है। वुमेन के लिए, हाँ, जो कि वो लाइफ टाइम के लिए याद रखती है। हाँ। तो वो उसका केयर जो है वो हम लोग बोलते हैं 3 महीने पहले के प्रेगनेंसी से 3 महीने पहले से वो चालू हो जाता है। अच्छा। मतलब व्हेनेवर द कपल कोई भी कपल जब प्लान करते हैं हुँ, प्रेगनेंसी की, अभी उनको प्रेगनेंसी प्लान करना है, हुँ, सो हमारा सजेशन ये रहता है कि आप प्रेगनेंसी होने के पहले हमारे पास आइए, हुँ। सो दैट उसको हम बोलते हैं प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, ओके। एक वर्ड है, हुँ, जिसमें हम क्या करते हैं कि उस हस्बैंड एंड वाइफ में क्या कोई हुँ। ऐसी डिजीज है जिसकी जो कि उनको आगे जाके प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम कर सकती है ओके। या बच्चे में कोई तकलीफ हो सकती है, हाँ, वो हम लोग रूल आउट करते हैं बाय आवर हिस्ट्री टेकिंग हाँ। एंड बाय आवर इवैल्यूएशन। ओके। तो वो हम रूल आउट करते हैं, और मदर को या फादर को कोई सप्लीमेंट्स की जरूरत है, हाँ। जैसे कॉमनली हम एक कोई भी वुमेन जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, हुँ। तो हमारा सजेशन रहता है कि आप फॉलिक एसिड की टैबलेट 3 महीने से चालू कर दीजिए। अच्छा, 3 महीने बिफोर प्रेगनेंसी से अच्छा। आप स्टार्ट कर दीजिए फॉलिक एसिड लेना। तो उससे क्या बेनिफिट तो है? फॉलिक एसिड जो पहला 3 महीना होता है प्रेगनेंसी का, उसमें कुछ एनोमलीज या कुछ बच्चों में जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो सकती है जो कि फॉलिक एसिड लेने से प्रिवेंट होती है। ओके। सो फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। हुँ। आप ये सोचिए एक छोटी सी टैबलेट, और वो भी बहुत कोई ऐसे बहुत महंगी दवाई नहीं है ये, हुँ। और उसके लेने की वजह से एक बहुत ही खतरनाक जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी जिसकी वजह से बच्चे का सर्वाइवल पे बात आ जाती है, वो अच्छा। हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके। तो मतलब आपका ये कहना है कि अगर कोई आदमी प्रेगनेंसी कोई कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो उन्हें 3 महीने पहले ही एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना यस, चाहिए। देखिए वो 3 महीने का टाइम अपन नहीं ऐसा दे सकते किसी को भी, हाँ। बट वेन एवर कपल प्लान थिंक अबाउट प्रेगनेंसी, ओके। सो एक बार उनको गायनिक से मिलके एक प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कर लेना चाहिए, हुँ। उसके बाद उनको प्रेगनेंसी कभी भी रुके। तो और हम अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बोले, तो उस समय महिलाओं को क्या ध्यान देना चाहिए और कब-कब उन्हें कंसल्ट करना चाहिए? यस, सो अगर मैं स्टार्ट करूँ पहले 3 महीने से, सो हुँ। कॉमनली जो भी महिलाएं आती हैं हमारे पास, वो पूछती है सर ये टाइम पे हमको क्या खाना है, क्या हुँ। करना है, क्या नहीं करना है। हुँ। तो मेरा उनको एक ही सजेशन रहता है कि आप जो भी खाना चाहें आप सब कुछ खा सकते हैं। ओके। एक कॉमनली हम अवॉइड करते हैं, पपाया खाने के लिए हम मना करते हैं। अच्छा, तो पपैया। यस, क्योंकि ओके। पपाया, और वो भी कच्चा पपाया अच्छा, ज़्यादातर, अच्छा। क्योंकि उसका एक तरीके से बोला जाता है कि वो थोड़ा-सा जो बच्चादानी है, यूट्रस बोलते हैं, हाँ। उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। तो ओके। एक थोड़ा काइंड ऑफ अबॉर्शन उससे कभी-कभी स्टिमुलेट हो सकता है। ओह! सो कच्चे पपाया अवॉइड करना है। डेफिनिटली कच्चा हुँ। पपाया यूजुअली कोई ऐसे खाने में खाता नहीं नहीं है, आता है, हाँ। बट ये बताते हैं हम। बाकी रूटीन, एक अवेयरनेस आप बता रहे हैं कि यस, वही नहीं करना चाहिए। यस, हाँ। और बाकी रूटीन खाने-पीने में आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादातर आप घर पे खाना खा रहे हैं, हुँ। बाहर का खाना ज़्यादा नहीं। पहले 3 महीने की बात कर रहा हूँ मैं ठीक ज़्यादातर है। तरीके से। हुँ। और पहले 3 महीने में देखा जाता है कि उनको उल्टियाँ बहुत होती है, हुँ। उल्टी करने का जो एक नौज़िया बोलते हैं उसको हुँ। हम लोग मेडिकल वर्ड में, हुँ। वो उनको बहुत रहता है। हुँ। तो उसके रिगार्डिंग उनको हम मेडिसिन देते हैं, हुँ। फॉलिक एसिड की दवाई देते हैं, हुँ। और अगर किसी-किसी को कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, हाँ। उसके लिए कुछ और मेडिसिन्स उनको चलती है। अदरवाइज़ ये 2 ही मेडिसिन रहती है, फॉलिक एसिड हाँ। और एक उल्टी की दवाई बस, ओके। पहले 3 महीने के लिए। हाँ। और उनको पहले 7 महीने तक महीने में 1 बार डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आना है। हुँ। जो भी सोनोग्राफी या जो भी ब्लड टेस्ट या जो भी उनको ट्रीटमेंट देना है, वो हुँ। इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अगर वो हुँ। महीने में 1 बार भी आएँ, तो हुँ। सारी चीज़ें उनकी कवर हो जाती हैं। हुँ। जब 8वाँ महीना लगता है, तब हुँ। हम उनको हर 15 दिन में 1 बार चेकअप के लिए बुलाते हैं। हुँ। और 9वें महीने में, क्योंकि वो डिलीवरी का टाइम है, हुँ। हम ये बताते हैं उनको कि 9वाँ लगने के बाद आपको डिलीवरी कभी भी हो सकती है। सो करेक्ट। उस दौरान हम उनको हर हफ्ते हाँ। 1 बार चेकअप के लिए बुलाते हैं। ओके। डॉक्टर साहब आपने बोला कि चेकअप के लिए बुलाते हैं। अभी मैंने कई बार ऐसा सुना है और देखा है, महसूस भी किया है कि डे 1 से लोग कंसल्ट कर रहे हैं डॉक्टर के पास, ठीक है ना? और नॉर्मली फिर वो बात करते हैं कि डिलीवरी का डेट उन्हें मिल जाता है, सब कुछ है। लेकिन ऐन मोमेंट पे आके फिर वहाँ पे बोलते हैं डॉक्टर कि आप सी सेक्शन करना पड़ेगा।
तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये सच में कोई ये स्कैम है कि ये मतलब रियल में ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है? नहीं, नहीं दुर्गेश जी, मैं आपके व्यूअर्स को ये क्लियर करना चाहूँगा, ये कोई स्कैम नहीं है। हाँ। सीज़र ऐसा नहीं है कि कोई भी पेशेंट जब आते हैं तो हम उनको सीज़र करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसका भी पहला डिलीवरी है या सेकंड डिलीवरी है, हमेशा दिमाग में यही रहता है कि डिलीवरी इनकी नॉर्मली हो तो अच्छा है। देखिए, कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट है तो वो इसीलिए उसने गायनेक लिया है कि उसको वुमेन हेल्थ का थोड़ा-सा कंसर्न है। ट्रू। तो वो कभी ये नहीं चाहेगा कि वो किसी को भी बिना ज़रूरत के लिए कोई सर्जरी करे। हाँ, हाँ। तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि डिलीवरी नॉर्मल हो, बट कभी-कभी ये होता है कि डिलीवरी के पहले 9 महीने पूरे हाँ। नॉर्मल होने के बावजूद आखिरी डिलीवरी का प्लान पहले 9 महीने में डिसाइड नहीं होता है। वो जब डिलीवरी का टाइम आता है तभी डिसाइड होता है। उस समय की सोनोग्राफी की रिपोर्ट में क्या है, उस वक़्त बच्चे की कंडीशन और माँ की कंडीशन कैसी है। तो वो देख के हम अपना प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं कि इनका डिलीवरी हमको कैसे करना चाहिए। और वो हम लोग सजेशंस मदर को या उनकी फैमिली को बताते हैं कि आपके लिए ये सही रहेगा। और उनसे डिस्कस करने के बाद फिर हम नॉर्मल डिलीवरी या सिज़ेरियन सेक्शन का प्लान डिसाइड करते हैं। ओके। तो सर लेकिन अगर आप देखेंगे पहले की अपेक्षा में अभी, पहले तो घर पे ही प्रेग्नेंसी मतलब डिलीवरी हो जाती थी, सब कुछ हो जाता था। आज के डेट में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सी सेक्शन से ही डिलीवरीज़ हो रही है। यस। जहाँ तक मैंने जाना है, सुनते हैं हम लोग कि हर मतलब मोस्टली सी सेक्शन से ही डिलीवरीज़ हो रही है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है सर? यस, तो उसके पीछे ये रीज़न है कि पहले के ज़माने और अभी के ज़माने में काफ़ी फ़र्क है। हाँ। आप ये ज़रूर मानेंगे कि जो पहले के ज़माने की वुमेन थे, हाँ। उनका जो टॉलरेंस था, उनका हाँ। जो लाइफ़स्टाइल था और अभी का जो लाइफ़स्टाइल है, वो काफ़ी अलग है। मैं सही या गलत नहीं बोलूँगा, काफ़ी अलग है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा सोनोग्राफी करवाते हैं, पहले के मुकाबले। तो उससे कोई भी जो प्रॉब्लम होती है, वो बहुत जल्दी डायग्नोज़ हो जाती है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि कोई कॉम्प्लिकेशंस का उनको पता नहीं होता था कि क्या होने वाला है। हाँ। डिलीवरी होते-होते वो चाहे हो गई तो अच्छी बात, हाँ। अगर उसमें बहुत बार ऐसा होता था कि ब्लीडिंग होके मदर की डेथ भी हो जाती थी, हाँ, ऐसा कभी भी कुछ बच्चे को भी तकलीफ हो जाता था। हुँ। तो वो टाइम अभी नहीं है। करेक्ट है। अभी हर कपल मुश्किल से 1 टेक्नोलॉजी या इतनी आगे जा आगे चुकी जा है। चुकी है। हमारे हाँ। पास बहुत सारे ऐसे गैजेट्स अवेलेबल हैं, हाँ। मशीन्स अवेलेबल है जिससे कि हम कोई भी कॉम्प्लिकेशंस को पहले से डायग्नोज़ कर सकते हैं। और जब हमारे सामने वो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और हाँ। जब हम उन कॉम्प्लिकेशंस को एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट्स और उनके फैमिली के साथ, तो डेफिनिटली वहाँ जो प्लान ऑफ एक्शन है वो ज़्यादा टिल्ट हो जाता है टुवर्ड्स सिज़ेरियन सेक्शन बिकॉज़ ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। करेक्ट है। और हम ये भी कह सकते हैं शायद कि पहले के ज़माने में जो औरतें थी उनके पास दर्द सहने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। यस, आजकल सिज़ेरियन सेक्शन का जो टेक्नीक है, वो हुँ। इतना एडवांस हो चुका है, उसकी रिकवरी, उसका तरीका, हुँ। तो ये आजकल वुमेन इसको बहुत ही नॉर्मल लेने लगे हैं। हुँ। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आजकल बहुत से वुमेन ऐसी भी हैं जो कि आके हमको अपने से बोलते हैं कि डॉक्टर हमको नॉर्मल नहीं करना है, प्लीज़ आप हमको सिज़ेरियन से ही डिलीवरी कीजिए। ओके। ऐसे भी होते हैं। ओके। सो उनका रीज़न कुछ भी हो सकता है, चाहे पेन हो, चाहे कुछ भी हो, मैं उस पे नहीं हाँ। जाना चाहूँगा, लेकिन हाँ। ऐसे भी पेशेंट्स हैं हुँ। जो आके डायरेक्टली हमको ये बोलते हैं कि आप हमारा प्लीज़ सिज़ेरियन कीजिए। ओके। और डॉक्टर साहब कई बार ऐसा होता है कि एंड मोमेंट पे जैसे लोगों को पता है कि सीज़र करना पड़ेगा, तो उस समय क्या सेकंड ओपिनियन लिया जा सकता है? यस, बिल्कुल देखिए, आप जिस डॉक्टर से 9 महीने से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हुँ। आपने ज़रूर कुछ तो रिसर्च किया होगा उनके बारे में और करेक्ट आपने है। उनके भरोसा करके ही उनके पास गए हैं। सही है। अगर वो डॉक्टर आपको ये बोल रहे हैं कि इनको सीज़र करना है और कुछ इमरजेंसी रीज़न बता रहे हैं वो, हाँ। सो उस दौरान मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप सेकंड ओपिनियन पे जाइए बिकॉज़ वो इमरजेंसी सिचुएशन उनको पता है कि क्या इमरजेंसी है। करेक्ट है। हाँ। लेकिन अगर हाँ, डेफ़िनेटली अगर आप उनसे डिस्कस करके ये बोल सकते हैं कि क्या हम सेकंड ओपिनियन ले क्योंकि मेरे नॉलेज में कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं करेंगे कि वो सेकंड ओपिनियन के लिए आपको मना करेंगे। अगर मेरी पेशेंट है और मैंने उनको सिज़ेरियन के लिए बोला और पेशेंट हमको बोलते हैं कि सर मैं सेकंड ओपिनियन लेना चाहती हूँ, मैं उनको खुद 3 डॉक्टर का नाम बताऊँगा या उनकी जो मर्ज़ी है उस डॉक्टर के पास वो जा सकते हैं और सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। लेकिन आप उसमें सजेस्ट नहीं करेंगे कि उन्हें ऐसा करें क्योंकि अगर कोई बता रहा है तो अननेसेसरी बिल्कुल, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है क्योंकि अगर किसी ने बोला है कि आपको इमरजेंसी में सीज़र करना चाहिए, तो कुछ तो रीज़न होगा उसका। तो सीधी-सी बात है डॉक्टर पे विश्वास कीजिए, विश्वास रखिए, अपना यस। दिमाग मत आपने लगाइए। 9 महीना रिसर्च करके उनके पास गए हैं, तो एंड मोमेंट में उनसे विश्वास मत हटाइए। हाँ, ये किसी के हेल्थ से रिलेटेड बात है। यस, बच्चे और माँ की हेल्थ की सवाल है। हाँ। आपके बाद 5 से 10 मिनट की भी देरी उसमें कुछ बड़े कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट कर सकती है। ट्रू। डॉक्टर साहब हमने कई बार मैंने एक वर्ड सुना है आज के डेट में बहुत कॉमन वर्ड हो गया है, पेनलेस डिलीवरी ये क्या है? हाँ, तो पेनलेस डिलीवरी का ये मतलब है कि ये एक प्रकार का नॉर्मल डिलीवरी ही है, हाँ। लेकिन इसमें
नॉर्मल डिलीवरी एक फेज तक जाने के बाद हम उनको एक इंजेक्शन लगवाते हैं जिससे अच्छा। कि उनका पेन काफी हद तक कम हो जाता है। ओके। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी हम कभी भी पेनलेस नहीं कर सकते, वो पेन काफी हद तक कम हो जाता है और अच्छा। ये ऑप्शंस बहुत ही सही ऑप्शन है और ये हम लोग हर वुमेन को ऑफर कर सकते हैं और इससे डेफिनेटली उनका जो पेन है वो काफी हद तक कम हो जाता है। ओके, ग्रेट। सर ये हमने जो डिलीवरीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर थोड़ा इस पे और जाऊँ कि डिलीवरीज़ में कॉम्प्लिकेशंस तो आ रहे हैं, पहले की अपेक्षा ज़्यादा। तो अभी जो शादी का ऐज है, शादी का ऐज भी इसके पीछे फैक्टर है क्या? यस, बिल्कुल। क्योंकि आज के ज़माने में आप भी एग्री करेंगे कि हर कोई कैरियर ओरिएंटेड है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। हाँ। तो प्रेगनेंसी वो लोग इवन अगर शादी उनकी जल्दी भी हो गई तो भी वो लोग थोड़ा प्रेगनेंसी को पुश करते हैं बिकॉज़ उस टाइम पे उनका कैरियर के लिए वो लोग ज़्यादा फोकस होते हैं। तो प्रेगनेंसी जितना लेट एज में होता है, तो जो क्वालिटी ऑफ एग्स है फीमेल की बॉडी में एंड क्वांटिटी ऑफ एग्स हैं, वो धीरे-धीरे कम होते जाते हैं और क्वालिटी भी उस एग की धीरे-धीरे वर्सन हो रही है एज के साथ। तो जितने हायर एज में प्रेगनेंसी होती है, चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी भी कम हो रही है और जब प्रेग्नेंट होते हैं तो उसमें चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस भी धीरे-धीरे बढ़ते हैं। अच्छा। तो ये सजेशन हमारा ऑलवेज रहता है कि जो आइडियल एज होता है प्रेगनेंसी के लिए, कोई हाँ। भी कपल के लिए करेक्ट। प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए एक 25 से 30 साल का एज जो है वो आइडियल एज होता है। बट जैसे मैंने आपको बताया आजकल की वुमेन भी बहुत कैरियर ओरिएंटेड है, तो हम लोग जो प्रैक्टिस में देखते हैं 30 से 35 का एज हमको यूजुअली लगता है कि वो सबसे कॉमन एज है जहाँ पे कि वुमेन आजकल प्रेगनेंसी के बारे में प्लान कर रहे हैं और सोच रहे हैं। आज की डेट के हिसाब से। यस, ओके। लेकिन अगर आप मेडिकल लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं तो 25 से 30 साल बेस्ट यस, होता है। वो आइडियल एज है। अगर कोई वुमेन की शादी जल्दी हो गई है और हाँ। वो ये चीज कर सकते हैं कि वो 25 से 30 के बीच में अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें, तो हाँ। वो सबसे बेस्ट चॉइस है। डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि बहुत सी औरतें बहुत से परिवार बच्चे ना होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं आज की डेट में। तो एक इनफर्टिलिटी करके वर्ड है, तो ये इनफर्टिलिटी क्या है और इसके रीज़न क्या है सर? यस, सो इनफर्टिलिटी जैसे आज मैंने आपको बताया कि अभी ये चीजें हम लोग काफी इंक्रीजिंग ट्रेंड में देख रहे हैं, हाँ। इसके नंबर्स काफी बढ़ रहे हैं। हाँ। अगेन हाँ। रीजन बिंग लाइफस्टाइल, लेट मैरिज, जो थिंकिंग है कपल की हाँ। प्रेगनेंसी को लेके, वो सारी हाँ। चीजें इसके कारण है बहुत बार। ओके। अदर कारण भी इसके हो सकते हैं जो कि विमेन की बॉडी से रिलेटेड है, लाइक हम्म। जैसे हमने पहले डिस्कस किया पीसीओएस के बारे में। पीसीओएस भी आगे जाके वो प्रेगनेंसी होने में दिक्कत कर सकता है क्योंकि उसमें ओवरी में एग प्रॉपर्ली नहीं बन पाता है। अच्छा। दूसरे कारण है कि कभी कभी जो फेलोपियन ट्यूब होती है हाँ। वो ब्लॉक हो जाती है, वो ब्लॉक हम्म। होने के कारण भी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। ओके। कभी बच्चादानी जो हम लोग यूट्रस बोलते हैं, हाँ। जो कॉमनली बच्चादानी होता है, वो भी उसमें भी कभी कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण की प्रेगनेंसी का इम्प्लांटेशन उसमें नहीं हो पाता है। और या फिर कुछ हार्मोनल कारण, जैसे थायराइड एक कॉमन कारण है, ओके। शुगर एक, डायबिटीज एक बहुत कॉमन कारण है। ये हम्म। सारी चीजें कॉमनली हम देखते हैं हमारे हम्म। प्रैक्टिस में कि हम्म। जिसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आती है। हम्म। और पहली बात कि इनफर्टिलिटी क्या है, अगर हम्म। मैं आपके व्यूअर्स को समझाना चाहूँ, हम्म। जब भी कोई कपल प्लान करते हैं प्रेगनेंसी के लिए, हाँ। इसका ये मतलब नहीं है कि 2 महीना उन्होंने प्लान किया, प्रेगनेंसी नहीं रुकी तो वो इनफर्टिलिटी का केस है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी कपल को इनफर्टिलिटी कहने के लिए एटलीस्ट उनको 6 महीने से साल भर का टाइम पीरियड हम लोग को देना होता है कि आप उतने टाइम अगर वो ट्राई कर रहे हैं और फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, ओके। कंसिडरिंग द एज ऑफ द वुमेन बहुत ज्यादा नहीं है हाँ। या फिर उनको कोई अदर मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो हम लोग यूजुअली उनको 6 महीने से साल भर का नेचुरल टाइम देते हैं, जिसके बाद ही हम उनको कोई ट्रीटमेंट या कोई इवैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे कपल को डॉक्टर से कब विजिट करना चाहिए? यस, जैसे अभी मैंने आपको बताया, अगर कोई भी कपल है जो अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं हाँ। और उनको कोई अदर मेडिकल कंडीशंस या कोई अदर मेडिकल इलनेस नहीं है और वुमेन की एज बहुत ज्यादा नहीं है, मोर देन 35 नहीं है, तो वो 1 साल तक अगर वो प्लान कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो वो उसके बाद ही वो उनको कंसल्ट करना चाहिए। ओके। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि किसको जल्दी कंसल्ट करना चाहिए। हाँ। ऐसे कोई वुमेन या ऐसे कोई हस्बैंड जिनको पता है कि उनके अंदर कोई ऐसी चीजें हैं या कोई इलनेस है हाँ। जो प्रेगनेंसी में होने में दिक्कत कर सकती है, हाँ। तो उनको 1 साल तक वेट नहीं करना चाहिए, उनको जल्दी इवैल्यूएशन के लिए आना चाहिए। ओके। यस, तो सर मैं ये इनफर्टिलिटी में क्या जैसे औरतों की हम बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें जो मेल है उनका भी रोल है? यस, डेफिनेटली, क्योंकि प्रेगनेंसी मेल और फीमेल दोनों से होती है। करेक्ट है। तो अभी हमने जो भी कारण डिस्कस किए वो सारे एक वुमेन के कारण है। वुमेन के कारण से। यस, हाँ। तो मेल का इसमें भी कारण हो सकता है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं हाँ। जो कि मेल में हम लोग एक ही टेस्ट करते हैं, वो होता है स्पर्म टेस्ट, ओके। जो कि हस्बैंड के स्पर्म को लेके हम एग्जामिन करते हैं हाँ। और उनका नंबर्स, उनकी मोटिलिटी, उनका मूव करने का स्पीड हाँ। कैसा है, हाँ। ये सारी चीजें हम उसमें देखते हैं। करेक्ट है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि जिसकी वजह से हस्बैंड में भी
जो स्पर्म काउंट है या हाँ। स्पर्म का नंबर है हाँ। या उनकी जो मूव करने की शक्ति है हाँ। वो कम ज्यादा हो सकती है और ओके। वो भी इनफर्टिलिटी को लीड कर सकता है। करेक्ट है। तो ये मतलब ये एक जो आपने मैसेज दिया ये उस परिवार के लिए है जहाँ पे लोग सिर्फ सोचते हैं कि औरत औरत की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है। यस यस। हाँ। और मैं एक चीज यहाँ बोलना चाहूंगा, जब भी कोई कपल हमारे पास आते हैं विथ हाँ। इनफर्टिलिटी, हाँ। द फर्स्ट टेस्ट दैट वी राइट इज करेक्ट। हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस, हम्म। क्योंकि वो बहुत ही एक सिंपल टेस्ट है हाँ। और एक ही टेस्ट से हम हस्बैंड को पूरी तरीके से ऑलमोस्ट 99% हम रूल आउट कर सकते हैं कि उनका कोई फैक्टर है या नहीं, जबकि वुमेन के लिए हमको काफी टेस्ट करने पड़ते हैं ये देखने के लिए कि कहाँ पे कॉज हो सकता है। हाँ, तो एक्चुअली हमारे भारत में सर शायद मर्दों की एक सोच है कि यार मैं क्यों ये चीज में जाऊं। यस अक्सर तो यस प्रॉब्लम औरतों में होती है, तो भैया ऐसा नहीं है। बिल्कुल। औरत और आदमी दोनों की वजह से एक बच्चा पैदा होता है, तो हमें दोनों को टेस्ट दोनों करना को टेस्ट जरूरी है। करना पड़ेगा कि तकलीफ किस में है। तो सर हम प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत सारी दवाइयाँ कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, फिर भी उन्हें प्रेगनेंसी के लिए चेस करना पड़ता है। तो उसके बाद हम आज के डेट में मार्केट में सबसे ज़्यादा सुनते हैं आईवीएफ। तो सर ये आईवीएफ क्या है, कितना सेफ है ये? यस, देखिए आईवीएफ एक बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही इसके वजह से काफी कपल को हाँ। फायदा हुआ है। हाँ। बट मेरा एक ही सजेशन है सबको कि आईवीएफ इज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन फॉर ओके। एनी इनफर्टिलिटी कपल। ओके। जब भी आपको बच्चे रुकने में दिक्कत आ रही है हाँ। तो उसके दौरान आपको कुछ टेस्ट करवाने होते हैं ये जानने के लिए कि आपका कारण क्या है बच्चा नहीं होने का। अगर वो कारण ऐसा है जो कि सिर्फ आईवीएफ से ठीक हो सकता है, देन आईवीएफ इज द फर्स्ट ऑप्शन फॉर यू। ओके। बट ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि बिना आईवीएफ के भी कुछ कारण ठीक किए जा सकते हैं। कुछ दवाइयां हैं, कुछ सर्जरी है, या एक बहुत ही सिंपल आईयूआई करके भी एक मेथड है जो कि आईयूआई, ओके। इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं हम उसको। ओके। तो वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है और वो भी इक्वली इफेक्टिव है जहाँ पे कि हम लोग काफी कपल इससे कंसीव कर जाते हैं। अच्छा। बट डेफिनेटली आईवीएफ इज कंप्लीटली सेफ हाँ। और आईवीएफ बहुत ही अच्छा तरीका है जिन हाँ। कपल को ये सारी चीजों से सक्सेस नहीं मिलता है हाँ। या जिनमें ऐसा कोई तकलीफ है जिसका कि सिर्फ सोल्यूशन आईवीएफ है, ओके। उनमें आईवीएफ को ही प्रेफर करना चाहिए और आईवीएफ एकदम सेफ मेथड है। ग्रेट। तो सर आईवीएफ में भी क्या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है? देखिए डिलीवरी का डिसीजन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द 9 मंथ के टाइम पे उनका प्रेगनेंसी का क्या स्टेटस है। अच्छा। आईवीएफ हुआ इसका ये मतलब नहीं होता है कि उनकी डिलीवरी सिजेरियन से होगी। हाँ। बट एट द सेम टाइम जब भी कोई कपल आईवीएफ के लिए जाते हैं तो उनके पीछे उनका काफी स्ट्रगल होता है। करेक्ट है। आईवीएफ में एक फाइनेंशियली भी वो बर्डन पे रहते हैं हाँ। और वो काफी कुछ वो वुमेन उस दौरान मेंटली इमोशनली वो काफी कुछ स्ट्रगल उसके लाइफ में झेल रहता चुकी है। होती है। यस। हाँ। तो एक उनके अंदर ये आ जाता है कि नहीं हमको प्रेग्नेंट डिलीवरी को लेके और कोई रिस्क नहीं लेना है। तो यूजुअली वो ऐसा होता है कि आईवीएफ के डिलीवरीज प्लान करके एक डेट निकाल के वो इलेक्टिवली प्लान करके हम लोग सर्जरी करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आईवीएफ की डिलीवरीज को नॉर्मल नहीं किया जा सकता। और सर हम और भी एक सुनते हैं कि जैसे जो आईवीएफ से बच्चे होते हैं, तो क्या उनमें भी कोई तकलीफ आने का चांसेस होता है या ऐसा होता है, नहीं कंपल्सरी है? नहीं, ये भी मिथ है। हाँ। आईवीएफ के बेबीज को जो रूटीन प्रेगनेंसी की तरह बेबी होते हैं वो वैसे ही बेबी होते हैं। हाँ। यस डेफिनेटली आईवीएफ की वजह से मदर में कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क बढ़ जाते हैं, जैसे अच्छा। हम लोग बोलते हैं बीपी बढ़ना या शुगर का बढ़ना। हम्म। ये सारी चीजों के रिस्क बिकॉज ऑफ आईवीएफ मदर में बढ़ सकते हैं। बट आईवीएफ की बेबीज कोई ज्यादा रिस्क में है या उनको कोई एनोमली होने वाली है या वो बच्चे का आईक्यू लेवल कम होने वाला है, हाँ। ऐसे बहुत सारे मिथ्स फैमिलीज में तो होती मतलब है। ये सिर्फ एक ये myth सारे और मिथ, टैबू है और ये ये ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स ओके। जस्ट अ मिथ। तो आपका अगर आपके लैंग्वेज सिंपल बोले तो आईवीएफ इज अ सेफ प्रोसेस। आईवीएफ इज कम्प्लीटली सेफ प्रोसीजर। हाँ। बट आईवीएफ का इंडिकेशन मतलब कब आपको आईवीएफ करना है ये हाँ। आपको एक एक्सपर्ट डॉक्टर ही सजेस्ट कर सकते हैं। सजेस्ट कर सकते यस, हैं। नेट आप सोशल मीडिया या फिर गूगल की वजह से इन्फ्लुएंस होके ये दिमाग में मत रखिए कि आईवीएफ आपने किया तो आपको प्रेगनेंसी होना ही है। ट्रू। सक्सेस रेट ऑफ आईवीएफ अगर मैं ग्लोबली बात करूं इज अराउंड 40 to 45%। 40 to 45। यस, ग्रेट। सक्सेस रेट। Okay. लेकिन इंडिविजुअल पेशेंट उसके कंडीशन पे ये सक्सेस रेट ऊपर या नीचे हो सकती है। बट अगर हम ग्लोबली बात करें तो ये सक्सेस रेट 40 to 45% है। डॉक्टर साहब हम लोग कॉमन एक औरतों के बारे में सुनते हैं, वाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी का जाना। तो ये क्या है और इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? यस, तो वाइट डिस्चार्ज एक्चुअली बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में एवरीडे ओपीडी में हम लोग बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं जिनको कि वाइट डिस्चार्ज का तकलीफ रहता है। ओके। तो कुछ कंडीशंस ऐसे हैं वाइट डिस्चार्ज के साथ जिसके लिए कि वो उनको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत नहीं होती है। हाँ। जैसे कि अगर वाइट डिस्चार्ज कुछ पीरियडिकल है मतलब जस्ट बिफोर द पीरियड्स या जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द पीरियड्स हो रहा है तो वो नॉर्मल हो सकता है। ओके। वाइट डिस्चार्ज अगर वाटरी है, हाँ।
बहुत थिक नहीं है तो हाँ। वो भी कुछ हद तक नॉर्मल हो सकता है। ओके। अगर व्हाइट डिस्चार्ज लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ, पेट में हम्म। दर्द नहीं है व्हाइट डिस्चार्ज के साथ, या हम्म। फिर कोई इचिंग नहीं है, हम्म। या कोई बैड स्मेल नहीं है हम्म। डिस्चार्ज की, हम्म। तो ये सारी चीजें हैं जो कि नॉर्मल हो सकते हैं। बट हम्म। अगर व्हाइट डिस्चार्ज के साथ पेन है, हम्म। इचिंग है, हम्म। या फिर कोई बैड स्मेल है, हम्म। तो इमिडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाके उनको कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज ये एक साइन है कि वहाँ पे इन्फेक्शन है। ओके। और ये इन्फेक्शन को अगर ट्रीट नहीं किया गया और ये क्रोनिक इन्फेक्शन बन गया, हाँ। तो आगे जाके ये बड़ी बीमारी का रूप ले सकता है और इवन सर्वाइकल कैंसर तक हो सकता है उनको। सर्वाइकल कैंसर। यस, यस। ओके, तो मतलब आप कहते हैं कि हमें इसे मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है तो इसमें तुरंत हमें कंसल्ट करना ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। बट मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये व्हाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है या एब्नॉर्मल है, हाँ। क्या मुझे इस पे ध्यान देना चाहिए या नहीं देना नहीं चाहिए? देना चाहिए, सो हाँ। आप कन्फ्यूज़ मत होइए, आप प्लीज़ अपने नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट को जाके मिलिए, हाँ। वही आपको बताएँगे कि या ये नॉर्मल है या आपको कोई उसके लिए टेस्ट की ज़रूरत है। सर, अभी आपने बातों-बातों में एक बात बोली सर्वाइकल कैंसर, और हमने पहले भी अपने व्यूअर्स को बताया इसके बारे में। ये सर्वाइकल कैंसर क्या है? देखिए, सर्वाइकल कैंसर एक जो बच्चादानी हम बोलते हैं यूट्रस, उसका हाँ। जो नीचे का पार्ट होता है, उसको हाँ। हम सर्विक्स बोलते हैं। अच्छा। वो एरिया सबसे प्रोन रहता है इन्फेक्शंस के लिए वुमेन की बॉडी का, और वहाँ पे कैंसर होने के चांसेस वुमेन की बॉडी में सबसे कॉमन है, मोस्ट कॉमन कैंसर है वुमेन की बॉडी का सर्वाइकल कैंसर। ओके। और वो इतना कॉमन है और इतना डेंजरस है कि एवरी 7 मिनट में इंडिया में एक वुमेन की डेथ होती है ड्यू टू सर्वाइकल कैंसर। ओह! बाप रे! ये इतना खतरनाक है, अगर कि हर 7 मिनट में एक औरत का डेथ हो रहा है, तो इसी का समय रहते हुए जाना नहीं जा सकता है, या इसे अगर हमें डायग्नोज़ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यस, देखिए सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी चीज है, ये बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस ही ये चीजें बढ़ रही है। इसको बहुत सर्वाइकल कैंसर किसी भी वुमेन की बॉडी में कैंसर बनने में 15 से 20 साल लेता है। 15 से 20 साल? यस। ओके। तो तभी ये जो सिम्टम्स हैं, किसी को लोअर एब्डोमिनल पेन है, किसी को व्हाइट डिस्चार्ज है, किसी को हम बोलते हैं कि संबंध रखने के बाद अगर उनको ब्लीडिंग हो रही है, ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि आपको इग्नोर नहीं करने हैं और आगे जाके ये चीजें कैंसर का रूप ले सकती है। ओके। तो हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि 25 से 30 साल के बाद से हाँ। हर वुमेन को एवरी 3 ईयरली वंस आपको सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग का एक टेस्ट होता है, जिसको कि हम बोलते हैं पैप स्मीयर। ओके। ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है। हाँ। आप कोई भी गायनेक के पास जाते हैं, ओपीडी में जब उनको कंसल्ट करते हैं, तो हाँ। उसी ओपीडी में 2 मिनट में ये टेस्ट हो सकता है। ओके। ये ना बहुत ही कॉस्टली टेस्ट है, ना इसके लिए कोई लंबा प्रोसेस है, और ये इसका रिपोर्ट भी विदिन ए डे और 2 मिल जाता है आपको। तो लेकिन जो जो हम लोग घर में अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं, लाइक ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, तो क्या उसमें ये चीज़ नहीं आ पाती है? नहीं, नहीं, ये ब्लड टेस्ट में नहीं पता चलता है। हाँ। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि जब भी आप अपना हेल्थ चेकअप लेते हैं, हाँ। कोई भी वुमेन अगर अपना हेल्थ चेकअप ले रही है, हाँ। तो अगर आप सिर्फ ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, तो आप सिर्फ अपना हेल्थ चेकअप इनकम्प्लीट कर रहे हैं। ओके। इट इज नॉट ए कंप्लीट हेल्थ चेकअप। ओके। कोई भी वुमेन का हेल्थ चेकअप जो है वो पैप स्मीयर और एक ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, या अच्छा। हम उसको बोल सकते हैं मैमोग्राफी, ये दोनों के बिना इनकम्प्लीट है अच्छा। एट पर्टिकुलर एज। ओके। जैसे पैप स्मीयर शुड स्टार्ट 30 इयर्स के बाद से स्टार्ट हो जाना चाहिए, 25 से 30 साल के बाद से। हर 3 साल में, ऐसा भी नहीं है कि आपको हर महीने या 6 महीने में करना है, सिर्फ 3 साल में एक बार आपको टेस्ट करना है, जो कि आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। हाँ। और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मतलब आपका सिंपल लैंग्वेज में एक सीधा सा बात कहना है कि जब भी आप अपना हेल्थ चेकअप कर रहे हो, ब्लड टेस्ट वगैरह कर रहे हो, अगर आप एक महिला हैं, तो आपको ये 2 टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी और है। वो टेस्ट है पैप स्मीयर हाँ। और मैमोग्राफी। मैमोग्राफी आपको चाहिए या नहीं, ये आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, हाँ। बट पैप स्मीयर आपको डेफिनेटली बोल के अपने टेस्ट पैनल में इंक्लूड करना ही है। और ये हर कितने साल में करना 3 चाहिए? साल में एक बार। 3 साल में एक बार? यस, इसका करने का पर्पज ये है कि जैसे मैंने आपको बताया 15 से 20 साल लगते हैं कैंसर बनने में, उसके पहले के स्टेज को हम बोलते हैं प्री कैंसरस कंडीशन। अगर हम वो पैप स्मीयर के माध्यम से सर्वाइकल कैंसर को ड्यूरिंग दैट प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस में डायग्नोस कर लेते हैं, तो ये पूरी तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं और उनको कैंसर होगा ही नहीं आगे जाके। तो मतलब सर, अगर ये सच में बहुत कंसर्न की बात है, अगर मैं पूरे इस पॉडकास्ट में अगर मैं सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी चीज़ पे ध्यान देना चाहूँगा, तो ये सर्वाइकल कैंसर पे कि 7 मिनट में एक महिला का डेथ होना, ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है। यस, ये बहुत ही बड़ी बात है और यहाँ पे मैसेज मैं बहुत ही क्लियर देना चाहूँगा, प्लीज़ आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। हाँ। जो भी मैंने आपको सिम्पटम बताए उसको इग्नोर मत कीजिए, और एटलीस्ट 3 ईयरली वंस देखिए, एक थॉट ये होता है कि बहुत सी महिला सोचती हैं कि वो तो पूरी तरीके से फिट है, वो उनको कोई सिम्पटम नहीं है, हाँ। तो वो क्यों हेल्थ चेकअप करवाएं। बट जब तक हम पैप स्मीयर का टेस्ट नहीं करेंगे, ये पता नहीं चलेगा कि आपके सर्विक्स का कंडीशन क्या है।
अच्छा, अभी आपने बोला कि बहुत सारी महिलाएँ ऐसा सोचती हैं, तो बहुत सारी महिलाएँ ऐसी भी होती हैं जो जिम जाती हैं, अच्छा फ़िटनेस रखती हैं, अपना खान-पान अच्छा रखती हैं, तो क्या उन्हें भी ये पैप स्मीयर का टेस्ट करना बिल्कुल, ज़रूरी है? बिल्कुल, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपका लाइफ़स्टाइल, हाँ। आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड हुँ, कुछ भी है, हुँ, आप सबको ये 3 साल में एक बार टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। अगर कोई महिला ऐसी है जो कि अपने खान-पान पे बहुत ध्यान रखती है, हाँ, लाइफ़स्टाइल पे ध्यान रखती है, हाँ। तो डेफ़िनेटली उनको इस पे भी ध्यान रखना ही चाहिए। अच्छा, तो मतलब उसका फ़िटनेस होने से और इससे कोई होने कोई से रिलेशन नहीं कोई है। रिलेशन नहीं है, बिल्कुल, 3 साल में आपको एक बार पैप स्मीयर टेस्ट सबको करना है। इसका हाँ, एक ऑप्शन और है, हाँ, सर्वाइकल कैंसर जो हमने डिस्कस किया, उसका सबसे कॉमन कारण जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन होता है। सो एचपीवी जो होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हुँ, 99% ऑफ सर्वाइकल कैंसर आर बिकॉज़ ऑफ दिस वायरस। ओके, यस, तो जो हमने टेस्टिंग बोला, पैप स्मीयर एक टेस्ट है इसके लिए, हाँ, उसी तरीके से इसी वायरस का एक डीएनए का भी टेस्टिंग होता है, उसको हम बोलते हैं एचपीवी डीएनए टेस्टिंग, ओके, जो कि ये बताता है कि क्या वुमेन की बॉडी में कोई एचपीवी वायरल का इन्फेक्शन है या नहीं। हुँ, अगर हम ये टेस्ट को ऐड करते हैं, हुँ, तो एवरी 5 इयर्स में हमको ये टेस्ट करना है। अच्छा, अगर हम पैप स्मीयर सिर्फ करते हैं तो एवरी 3 साल में एक बार, ओके, और पैप स्मीयर के साथ अगर हम एचपीवी डीएनए का भी टेस्ट कर लेते हैं, हाँ, तो ये दोनों टेस्ट हमको 5 साल में एक बार करना है। ओके, तो ये और भी आपको विंडोज़ बढ़ा देता है, हुँ, बार-बार टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। 5 साल में एक बार भी आप टेस्ट करके इससे हुँ। काफ़ी तरीके से आप सेफ रह सकते हैं। और ये हमने एचपीवी वैक्सीनेशन के बारे में भी सुना हुआ है, तो ये यस। क्या है? हाँ, तो क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, तो हुँ, इसी वायरस की वैक्सीन अवेलेबल है, एंड अच्छा, पूरे बॉडी में ये एक ही कैंसर है हाँ, जिसके खिलाफ की वैक्सीन अवेलेबल है। अच्छा, बट फिर भी आप सोचिए दुर्गेश जी, एवरी 7 मिनट में एक वुमेन की डेथ हो रही है। हुँ, तो इसका बेसिक रीज़न ये है कि एक तो अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है लोगों और में, दूसरा एक्सेप्टेंस नहीं है। तो लोग वैक्सीन को लेके लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं है, लोगों को हुँ, लगता है कि कैंसर का वैक्सीन है, तो कहीं हुँ, इससे कैंसर ना हो जाए। अच्छा, ये वैक्सीन कहीं सेफ है या नहीं? हाँ, इसको लेना चाहिए या नहीं? हाँ, क्योंकि ये वैक्सीन के शेड्यूल में नहीं है, इसीलिए हाँ, इसको उतना एक्सेप्टेंस इसको थोड़ा नहीं है। बट अभी हम लोग हर सेशन में इसके बारे में बात कर रहे हैं, ताकि लोग इसको लें, और यहाँ तक कि भारत के गवर्नमेंट ने हाँ, इसको अभी बजट में भी ऐड किया था 2 हाँ, साल पहले, हाँ, और अभी गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम स्टार्ट किया जिसमें कि हर 9 से 14 साल की बच्चियों को हाँ, ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छा, सिंगल डोज़ दिया जा रहा है। ओह! यस, कितने साल की उम्र की 9 बच्ची से को? 14 साल। 9 से ये 14 साल वैक्सीन की, का आइडियल एज होता है 9 टू 16। अच्छा, उसी एज में इसको आइडियली देना चाहिए, 2 हाँ, डोजेस लगते हैं। अच्छा, बट ये वैक्सीन इफेक्टिव है टिल 26-27 ईयर्स तक भी लड़कियां इसको ले सकती हैं। उसके बाद भी ले सकती हैं, बट जो इफेक्टिविटी है वो धीरे-धीरे कम होती जाती है वैक्सीन की। बेस्ट इज टू टेक बिफोर 26 ईयर्स ऑफ एज। तो डॉक्टर साहब आपका ये कहना है कि अगर वैक्सीनेशन अगर ले लिया एक बार, तो क्या पैप स्मीयर करने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, वैक्सीन लेना, आपने वैक्सीन लिया, वो आपके वायरल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगा। ओके, बट स्टिल एवरी 3 ईयरली पैप स्मीयर हैज़ टू बी कंटिन्यूड, वो करना ओके, ही है आपको। वो करना ही है, यस। क्योंकि कब कौन-सा कीटाणु मतलब यस, देखिए अभी हम दूसरे वैक्सीन्स लेते हैं, वो वैक्सीन्स की हुँ, वजह से फीवर होता है, तो क्या हम हुँ, फीवर के टेस्ट नहीं करते हैं? ट्रू, उसी ट्रू। तरीके से है ये। डॉक्टर साहब आज की डेट में जैसे जो कपल प्लानिंग करते हैं फैमिली प्लानिंग कि अभी हमें आगे बच्चे नहीं करने हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? उन्हें जैसे एक होता है कि कॉपर टी होता है या कोई पिल होता है या सीधा सर्जरी होती है, तो आप क्या मतलब उन्हें एडवाइस करते हैं? यस, तो जो भी कपल ऐसे होते हैं जिनको आगे प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है, हाँ, तो उनके लिए फर्स्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि डेफिनिटली उनको कुछ तो मेथड यूज़ करना चाहिए, हुँ, जिनको हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, हुँ, जिनको कि प्रेगनेंसी ना रुकने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ओके, तो कोई ना कोई मेथड उनको यूज़ करना चाहिए। हाँ, वो ना करने से क्या होता है, उसको हम बोलते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज़। ओके, कभी वो प्लान नहीं किए, वो प्रेगनेंसी रुक गई, हाँ, और वो आते हैं हमारे पास कि डॉक्टर अभी हमको ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, या बिना हुँ, किसी कारण से हमको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। हुँ, और जब भी हम उसके लिए कोई दवाई देते हैं या कोई हुँ, ट्रीटमेंट करते हैं, तो हुँ, डेफिनेटली वो वुमेन के हेल्थ को कुछ ना कुछ तरीके से अफेक्ट करता है, करेक्ट, बार-बार अगर करेक्ट, ये चीज़ें हो रही है तो। अच्छा, तो डेफिनेटली कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है जब तो कपल प्लान नहीं कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी। डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि मतलब कई बार जब अनवांटेड हो जाती है प्रेगनेंसी, तो उसके बाद जो लेडीज़ मेडिसिन खाती है, तो उससे कुछ गंभीर बीमारी होने के चांसेस होते हैं अगर वो बार-बार हो तो? देखिए, वो ऐसा नहीं है कि आपको दवाई दवाई खाते ही कोई बीमारी हो जाएगी। हाँ, बट अगर वो चीज़ें बार-बार हो रही है, फ्रीक्वेंटली हो रही है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें अंदर फीमेल की बॉडी को और उसके यूट्रस को वो अफेक्ट करता है। तो वो अवॉइड करने के लिए सबसे बेहतर है कि आप कॉन्ट्रासेप्शन करें। तो यूज़ उसमें आप करें। क्या-क्या यस, तो जैसे अभी एज के हिसाब से, या कपल का अभी कपल किस स्टेज में है लाइफ के, उसके हाँ, हिसाब से हम उनको ऑप्शन देते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए किसी के 1 बच्चे हैं, हुँ, अब उनको सेकंड प्रेगनेंसी अभी अगले 3-4 साल प्लान नहीं करनी है। हुँ, तो हुँ, उसको हम बोलते हैं स्पेसिंग ऑफ द प्रेगनेंसी। ओके, उनके लिए
बर्थ कंट्रोल पिल भी अच्छा ऑप्शन है, बट पिल ऐसा है कि आपको डेली एक पिल लेना पड़ता है, और वो अच्छा। हार्मोनल पिल्स रहती है, तो वो हाँ। आपने अगर स्किप किया या आप हाँ। भूल गए हाँ। तो वो चीज थोड़ा इरेगुलर साइकिल कर सकती है। ओके। उनके लिए बेस्ट होता है कॉपर टी, जब अच्छा, स्पेसिंग के लिए हम बात कर रहे हैं। समझ गया। तो स्पेसिंग आपने के एक लिए बार कि कॉपर टी डाला, हाँ, कॉपर टी का लाइफ स्टाइल 5 years to 7 years रहता है, ओके, पर इन बिटवीन कभी भी आपको निकालना है तो इट हाँ, जस्ट ए सिंपल ओपीडी प्रोसीजर, हम उसको अच्छा, निकाल सकते हैं। ग्रेट। तो वो कॉपर टी हो गया। हाँ, सेकेंड थिंग आते हैं बर्थ कंट्रोल पिल के ऊपर, ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है, हुँ, बट ये डेली एक पिल लेना होता है। तो हुँ, यूजुअली ऐसे पेशेंट जो कि थोड़े एजुकेटेड हैं, या फिर जो जिनको समझ है कि ये हार्मोनल पिल है और इनको रेगुलरली लेना है, हुँ, उन लोगों के लिए हम ये पिल्स प्रेफर करते हैं, जो कि ओके, इसको रेगुलरली ले पाए। अच्छा, और हम उनको ये भी बताते हैं कि रेगुलरली ना लेने का प्रॉब्लम क्या हो सकती है। हुँ, दूसरा तरीका होता है कि बैरियर मेथड, जिसको हुँ, हम बोलते हैं कॉन्डोम वगैरह यूज करते हैं, हुँ, वो भी एक ऑप्शन है, बट उसके फेल्यूर रेट काफी ज्यादा है कंपेयर ओके, टू कॉपर टी एंड बर्थ कंट्रोल पिल। ओके, अदर देन दैट देर आर अदर मेथड्स ऑल्सो, कुछ इंजेक्शंस आते हैं, वो हाँ, इंजेक्शन भी ले सकते हैं, बट उसमें भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें कि पीरियड्स वगैरह लेडीज की इरेगुलर हो सकते हैं। और लास्ट मेथड होता है जहाँ पे कि कपल को 2 बच्चे या 3 बच्चे जितने भी उनको प्लान करने हैं, वो हो चुके हैं, अब उनको हाँ, आगे प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है। नहीं करनी है। तो वो स्टेज में हम उनको परमानेंट मेथड का सोल्यूशन देते हैं, जिसमें कि आइदर हस्बैंड और वाइफ हुँ, कैन गो फॉर द सर्जरी, जिसमें कि हम उनका वाइफ के केस में हम उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, जिसमें हुँ, कि हम फेलोपियन ट्यूब को बंद कर देते हैं, हुँ, और हस्बैंड के केस में हम उसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। ओके। ये सर्जरी के माध्यम से हम उनको परमानेंटली बच्चा बंद करने का ऑपरेशन कर सकते हैं। तो लेकिन सर इसमें जैसे हम आपकी जो बात समझ में आई है कि बोलने में कि सबसे बेस्ट है कि अगर आपको स्पेसिंग करना है कि अगर आपको एक बच्चे से लेके दूसरे बच्चे के बीच में 3 से 4 साल का गैप करना है, तो आप कॉपर टी मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है, ऐसा बोल सकते यस हैं? यस, बिल्कुल सही बात है। हाँ, बट बहुत बार क्या होता है दुर्गेश जी, कि वो चीजें इंडिविजुअलाइज करनी पड़ती है। कोई पेशेंट या कोई कपल को बर्थ कंट्रोल पिल ज्यादा बेटर लगता है, किसी को कॉपर टी अच्छा लगता है। तो हमारा काम है हम उनको सारी चीजों के ऑप्शंस देते हैं, हुँ, और कोई भी चीज फ्री ऑफ साइड इफेक्ट नहीं है, हर एक हुँ, का अपना साइड इफेक्ट, अपना बेनिफिट है, हम उनको वो सारी चीज समझा देते हैं। ओके। उसके बाद डिसीजन उनका होता है कि उनको क्या यूज करना है। ये कॉपर टी और सर्जरी के बाद एक लोगों में मिथ भी है कि वेट बढ़ जाता है औरतों का, ये कहाँ तक सच है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। हाँ, ना कॉपर टी से, ना फैमिली प्लानिंग की सर्जरी से हाँ, कभी वेट नहीं बढ़ता है। हाँ, इट जस्ट दैट कि उसके बाद वो वुमेन क्या कर रही है। अच्छा, कभी कभी हम आपने देखा होगा सोसाइटी का ये ट्रेंड है कि अरे आप तुम्हारा बच्चा बंद करने का ऑपरेशन हुआ है तो आपको 6 महीना आराम करना है, भारी ये हुँ, नहीं करना है, वो नहीं करना है। हुँ, तो ऐसा कुछ हमारे साइड से नहीं होता है। हुँ, हार्डली आप 10 डेज या 15 डेज का रेस्ट रहता है। हुँ, उसके बाद आप रूटीन एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हैं वो आप हुँ। रिज्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। तो वेट गेन इज जस्ट ए मिथ, वैसा नहीं तो होता। बच्चा ना होने का जो सर्जरी कराती हैं, उनके बाद उसके बाद औरतों को कितना दिन का रेस्ट करना चाहिए मिनिमम? देखिए आज के ज़माने में हम लोग वो सारी सर्जरियाँ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से करते हैं। अच्छा, तो सेम डे या मैक्सिमम इन 24 आवर्स हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं, अच्छा, और पेशेंट नेक्स्ट डे से ही ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। ओके, रूटीन एक्टिविटी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अच्छा, सिर्फ हम लोग उनको ये बोलते हैं कि आपको हैवी वेट नहीं उठाना है फॉर द नेक्स्ट 15 days to 1 month। अच्छा, बाकी वो अगर कोई वर्किंग वुमेन है, वो हाँ, ये सोचे कि उनको इसके लिए लंबा ब्रेक चाहिए, तो ये हुँ, गलत है। हुँ, उनका ये मिसकंसेप्शन उनको किसी भी गायनेक से कंसल्ट करके दूर करना चाहिए। हुँ, 2 दिन के बाद से वो अपने ऑफिस रिज्यूम कर सकते हैं। अच्छा मतलब मिनिमम 2 डेज़ का वो रेस्ट यस लेंगे। यस, 1 to 2 days बस। ग्रेट, ओके। डॉक्टर साहब एक बात मुझे पूछने में थोड़ी हेसिटेशन हो रही है, लेकिन ये आज की सच्चाई भी है। कई बार कपल्स शादी के पहले भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं और कुछ लोग तो मल्टीपल रिलेशनशिप में भी चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आपका क्या मैसेज है? यस, देखिए, इनको एक ही मैसेज है मेरा, हर एक की लाइफ है, हर एक का अपना चॉइस है। हुँ, सो एज ए डॉक्टर मैं उनको ये एडवाइस देना चाहूंगा कि आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। हुँ, आप कुछ भी करें, बट अपनी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज ना करें। ऐसा कोई चीज ना करें अभी अपने प्रेजेंस में हुँ, जो कि आगे आपके फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज हुँ, करे। हुँ, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप रिलेशन में आ रहे हैं या मल्टीपल पार्टनर के साथ भी रिलेशन में आ रहे हैं, तो हुँ, आपको कभी भी ये अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स नहीं करना है। ओके। ऑलवेज इट हैज टू बी विथ कॉन्डोम, या हुँ, विथ बैरियर मेथड जो हम हुँ, बोलते हैं उसको हुँ, मेडिकल हुँ, लैंग्वेज में। हुँ, हुँ, उसके यूज का सबसे कॉमन कारण ये है, एक तो है कि प्रेगनेंसी प्रिवेंट करना, हुँ, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण है कि जिसको हम एसटीडी बोलते हैं, सेक्सुअली एसटीडी, ट्रांसमिटेड हाँ, डिजीजेस। ओके, वो इस एज में बहुत कॉमन रहते हैं, और हमको पता नहीं कि सामने वाला इंसान कैसा है। करेक्ट है। क्या तो इन्फेक्शन है, क्या नहीं यस है? यस, तो ये कंडोम यूज करने से हम उस बीमारी को 99% कंडीशंस में प्रिवेंट कर पाते हैं। तो ये यूज करना बहुत जरूरी है। ये मेरा मैसेज बहुत ही क्लियर रहेगा हुँ, कि आप प्लीज कंडोम का इस्तेमाल कीजिए टू प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ओके। सर मैं एक डेटा पढ़ रहा था, वहाँ मुझे ऐसा दिखा कि भारत में 35 से 40% महिलाएँ मेनोपॉज़ में हैं और वो अपनी ज़िंदगी का 1/3 मेनोपॉज़ में
गुजार देती हैं, बिता देती हैं। तो ये मेनोपॉज़ क्या है? सो मेनोपॉज एक बहुत सिंपल चीज है, ये एक फेज ऑफ द लाइफ है इन वुमेन्स लाइफ, एक हाँ, फेज है। हाँ। जो हम मेनोपॉज किसको बोलते हैं, जब एक एज के बाद, रफली इंडिया में वो एज 45 to 50 है, ओके, जिसके बाद की यूजुअली वुमेन की पीरियड्स बंद हो जाते हैं, अच्छा, और उसके उस फेज को हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज का फेज। ओके। एक हार्मोन होता है जिसको हम एस्ट्रोजन बोलते हैं, एस्ट्रोजन की कमी के कारण ये मेनोपॉज का फेज आता है, और आगे जाके जैसे जैसे फेज बढ़ता है वुमेन की लाइफ में एस्ट्रोजन की कमी आती है, और बिकॉज ऑफ दैट एस्ट्रोजन की कमी की वजह से कुछ सिम्टम्स या कुछ कंडीशंस उसको तकलीफ देती हैं, जिनको कि हम मेनोपोजल सिम्टम्स कहते हैं। तो ये मेनोपॉज़ का जो आपने बोला कि सिम्पटम्स, तो सिम्पटम्स होता क्या है इसमें? यस, तो जैसे आपको मैंने बताया, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी एक बहुत कॉमन कारण है मेनोपॉज के सिम्टम्स के। हाँ, अब सिम्टम्स इसके डिफरेंट, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में इसके सिम्टम हो सकते हैं। हाँ। तो स्टार्ट विथ, अगर मैं आपको पहले बताऊं तो बोन हेल्थ, हुँ, जो बोन है उसके लिए एस्ट्रोजन काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे एस्ट्रोजन की कमी होती है तो बोन वीक होने लगता है, और दे आर मोर प्रोन फॉर फ्रैक्चर्स, जल्दी फ्रैक्चर हो जाते हैं, कहीं भी गिरे, छोटी चोट से भी उनको फ्रैक्चर हो सकता है। अच्छा, अगर उनका एस्ट्रोजन की कमी है उनके बॉडी में, ओके, उनके बोन वीक हो जाते हैं। आपने हाँ। किसी किसी वुमेन को देखा होगा, वो बहुत झुक के चलती हैं हाँ, एट इन द लेटर एज ऑफ देयर लाइफ। हाँ, दैट इज ए कंडीशन विच इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा, वो एक काफी कॉमन सिम्टम है मेनोपॉज के सिम्टम वुमेन का आगे जाके। ओके, दूसरे में हार्ट डिजीज, हुँ, एस्ट्रोजन जो है वो हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करता है, हुँ, और जैसे भी एस्ट्रोजन की कमी होने लगती है बॉडी में तो हार्ट डिजीज के रिस्क भी बढ़ने लगते हैं। अच्छा, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हुँ, आप देखेंगे कि कुछ एज के बाद कुछ वुमेन ज्यादा इरिटेबल हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा करने लगते हैं, या फिर मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होती है। हॉट फ्लैशेस हम बोलते हैं, लाइक ज्यादा स्वेटिंग होना, बहुत ज्यादा गर्मी लगना उनको, ये सारे ओके। सिम्टम्स होते हैं जो कि मेनोपोजल सिम्टम्स कहलाते हैं। तो सर जैसे कि मैंने बताया कि 1/3 ऑफ लाइफ इन मेनोपॉज़, ठीक है ना? तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कुछ लाइफ़स्टाइल का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है? यस, डेफिनेटली। व्हेनेवर कोई भी जब वुमेन इस फेज पे एंटर करती है कि उनको मेनोपॉज आ गया, यूजुअली माइंडसेट कैसा है ना दुर्गेश जी, कि आज उस दौरान वो जो जिस फेज पे जब उनका मेनोपॉज स्टार्ट होता है, या तो वो लाइफ में वेल सेटल्ड होती हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, सब होते हैं, उनको लगता है कि मैंने अपनी लाइफ तो जी ली। अब उनका पूरा प्रायोरिटी फैमिली, बच्चे, इस पे आ जाता है, और ये वो भूल जाती है कि अभी भी उनके लाइफ का एक मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ अभी आगे आना बाकी बचा है। हुआ है। हाँ, और वो अगेन मैं यहाँ मैसेज देना चाहूंगा कि जितना आपके एल्डर लेडीज आपके घर की फिट रहेंगी, आपका फैमिली उतना अच्छा चलेगा, उतना ग्रो करेगा। तो मतलब ये मैसेज सिर्फ़ एक लेडीज़ के लिए नहीं है, नहीं, या ये पूरे परिवार फैमिली के के लिए, लिए है? पूरे परिवार के लिए आपको हाँ, अपने एल्डर लेडी का हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। तो करेक्ट है। अभी इसमें क्या करना है उनको, एक तो उनके डाइट का ध्यान रखना है, उस दौरान उनको थोड़ा सा कोशिश करना है हाई प्रोटीन डाइट लेने का, या अच्छा, फिर जो भी वो डाइट ले रहे हैं उस डाइट को प्रॉपर तरीके से बैलेंस डाइट होना चाहिए। कुछ फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर उन्होंने 50 साल तक कभी भी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है, स्टिल अभी वो स्टार्ट कर सकते हैं, और उस फिजिकल एक्टिविटी में थोड़े से वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने हैं, जो कि उनको मसल को स्ट्रांग रखे। हाँ, They can do any form of yoga, any form of meditation to keep their mental health good. एंड और एक जो बहुत बड़ा रोल है, जो कि हम डॉक्टर्स यूजुअली बात नहीं करते हैं, एक अपना ग्रुप होना। अगर आप 50-55 ईयर्स में हैं, तो दो तरीके की वुमेन आप देखेंगे उस एज में। एक होते हैं जो कि पूरे अपने फैमिली में ही इन्वॉल्वमेंट रहता है इन्वॉल्व बच्चे रहता का, है। हाँ, दूसरे होते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल के साथ वो घूमने जाते हैं, बाहर जाते हैं, बैठ के गप्पे मारते हैं। तो ये जो चीजें होती है, ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए काफी पॉजिटिव है। अच्छा, ये चीजें आपको मोटिवेट करती है टू डू समथिंग न्यू एट दिस एज ऑफ योर लाइफ। सही है। तो बिल्कुल ये सही भी बात है। बहुत बड़ा है, एक रोल इसका बहुत काफी बड़ा रोल है, कि आपका एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स आपके कोई भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ नोन लेडीज, सोसाइटी की लेडीज, आपके आस पड़ोस की लेडी, कोई भी हो सकते हैं, तो वो ग्रुप होना बहुत जरूरी है। तो सिंपल सी बात है, आज अगर जो भी हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो उन्हें रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी एज 35 से 40 के बीच में आ गई है, तो प्लीज़ अपना लाइफ़स्टाइल तुरंत चेंज कर दीजिए, एक्सरसाइज पे चले जाइए और अपना बहुत बेहद ख्याल रखिए। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मेनोपॉज़ तो जब आता है 45 टू 50 के बाद, दैट हाँ, इज़ अ थिंग, बट प्री मेनोपॉज़ जैसे ही 40 की उम्र क्रॉस होती है हाँ, वुमेन की, हाँ, तो वहाँ पे उनको कुछ प्री मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्री मेनोपॉज़। जिसमें कि क्या होता है कि उनका पीरियड्स धीरे-धीरे इरेगुलर होने लगते हैं, या पीरियड्स में फ्लो कम होने लगता है। हर महीने पीरियड नहीं आके पीरियड 2 से 3 महीने में आने लगते हैं, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल चीज़ है, और उसके लिए उनको परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये मेनोपॉज़ आने के साइंस हैं, अच्छा, जो किसी को 42 में, किसी को 44 में, या किसी को 45 में शुरू हो सकती है। हाँ, बट अगर इस दौरान कभी भी ऐसा हो रहा है कि उनको पीरियड्स बार-बार आ रहे हैं महीने में, एक बार की जगह 2 बार, 2 महीने में 3 बार पीरियड्स आना, या फिर
पीरियड्स के टाइम पे ब्लीडिंग ज़्यादा होना, फ्लो बहुत ज़्यादा होना, अच्छा। क्लॉट्स जाना पीरियड्स में ब्लीडिंग के टाइम, हम्म, या फिर सीवियर पेन होना ब्लीडिंग के टाइम पे, ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। ओके। यूजुअली क्या होता है, विमेन को लगता है कि ये तो मेनोपॉज का टाइम है, तो जो भी सिम्टम होता है वो उसको नॉर्मल मान के चलती है। तो ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। अगर आपको ब्लीडिंग हैवी है, पीरियड्स बार बार आ रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके कंसल्ट करना चाहिए। सिंपल सी बात है डॉक्टर साहब, आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि सच बात है कि हमारे जो भारत की महिलाएं एटलीस्ट जो हैं वो अपने घर परिवार बच्चों में पति में सब इतना वो बिजी हो जाती हैं कि वो शायद अपना ख्याल रख ही नहीं पाती हैं। बिल्कुल तो सही बात है। वो रखना चाहती भी हैं, तो हाँ, शायद वो उनको उनका उनका इतना टाइम नहीं दे पाती हैं, नहीं या दे वो पाती हैं। प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाती अपने आप को। तो मैं मतलब इवन ये जितने भी हस्बैंड सुन रहे हैं या जिसके भी सास ससुर सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, उन सबको स्ट्रांगली अपनी मदर को या अपनी सिस्टर को जो भी है, उन्हें ख़्याल रखने की ज़्यादा सलाह देनी चाहिए बिल्कुल, और बिल्कुल। उनके ऊपर हमें खुद को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि हमारे घर भारत की औरतें एटलीस्ट तो ऐसी हो गई कि वो उनके लिए तो सब कुछ उनका परिवार है। यस, तो देखिए सोशल मीडिया में आजकल सब कुछ अवेलेबल है। हाँ, यंग जनरेशन आर कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड इन सोशल मीडिया। यस, आप वहाँ से ये भी मैसेज ले सकते हैं कि हाँ। हमको हमारे एल्डर्स का कैसे ध्यान रखना है, हेल्दी कैसे रखना है उनको बिल्कुल हमको। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत सही बात बोली सर आपने। सर मैं अक्सर एक मैंने पढ़ा हुआ है कहीं पे, हम जैसे आपने आपके पॉडकास्ट में हम लोग कर रहे थे बीच-बीच में बातों में आपके वर्ड एक बोला यूट्रस, बच्चेदानी। तो हमने कई बार देखा यूट्रस रिमूवल मतलब बच्चेदानी निकालने का भी एक प्रक्रिया होती है। तो ये कब करना पड़ता है और इससे क्यों करना पड़ता है? यस, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कभी-कभी ऐसा होता है कि पीरियड्स के टाइम पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, हुँ, या फिर पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। हुँ, तो इसके कुछ कारण होते हैं। हुँ, जैसे कि एक बहुत कॉमन कारण है, एक यूट्रस में एक ट्यूमर बन जाता है, उसको हम फाइब्रॉइड बोलते हैं। हुँ, वो सबसे कॉमन कारण है। हुँ। बाकी अदर देन दैट कुछ कारण ऐसे हैं जिसमें कि बच्चेदानी में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन अच्छा, आ जाती है। अच्छा। मैं आपको ऐसे लैंग्वेज में बता रहा हूँ जिससे कि आपके व्यूअर्स समझ पाएँ। आई एम हाँ, नॉट यूजिंग मेडिकल वर्ड्स। करेक्ट। तो सूजन आ जाती है हाँ, बच्चेदानी में, या फिर कुछ और छोटी-मोटी गाँठ बन जाती है नीचे में, या हाँ, फिर उनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, या हाँ, पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है। हाँ। उस सिचुएशन में हम उसको इनिशियली कुछ मेडिकल मैनेजमेंट से मैनेज करने की कोशिश करते हैं, कुछ मेडिसिन से हुँ, या कुछ अदर मेथड से। हुँ, जब ये सारे मेथड फेल हो जाते हैं या फिर हुँ, नहीं काम करते हैं, हुँ, तो उनको हम सर्जिकल का ऑप्शन देते हैं, जिसमें कि हम बच्चेदानी निकालने का ऑप्शन देते हैं उनको। हुँ, अब ये निकालने का जो प्रोसेस है, हुँ, ये अलग-अलग तरीके से हो सकता है, हुँ, बट नाउअडेज़ वी आर मोस्टली डूइंग इट थ्रू लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसको हुँ, हम आप लेज़र सर्जरी बोल सकते हैं, जिसको हुँ, आप की होल सर्जरी बोल सकते हैं, या जिसको आप मिनिमल एक्सेस सर्जरी भी बोल सकते हैं। हुँ, अलग-अलग वर्ड्स हैं। हुँ, तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का बेनिफिट ये है कि इसमें रिकवरी बहुत फास्ट है, हुँ, ब्लड लॉस बहुत कम होता है, हुँ। और पेशेंट बहुत जल्दी अपने रूटीन एक्टिविटी को रिज़्यूम कर सकते हैं। अच्छा। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, और इसके अराउंड बहुत सारे मिथ्स हैं। हुँ, प्लीज़ आप कोई भी मिथ अपने मन में बिठाने से पहले, हुँ, अगर आपको ये तकलीफ है, तो हुँ, कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ही आप अपना डिसीजन लीजिए। करेक्ट। डॉक्टर साहब आपसे हमने बहुत सारे टॉपिक से बात किया और बहुत सारी चीज़ों पे हमने समझने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि हमारी सब बातों से व्यूअर्स को जो जानकारी मिलनी चाहिए वो मिली होगी और ये टॉपिक इतना बड़ा है सर कि हम इस पे शायद और चर्चा करें तो लेकिन समय की पाबंदी है और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं एक जाते-जाते आपसे एक सर बात करना चाहूँगा कि आप हमारी भारत की महिलाओं को अगर आपसे मैं पूछूँ तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? यस, तो दुर्गेश जी, आपके पॉडकास्ट के थ्रू से मैं सभी महिलाओं को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो भी अपने फील्ड में कर रहे हैं वो बेस्ट है, हुँ, बट आप तभी वो चीज़ कंटिन्यू कर पाएँगे जब आप हेल्दी और फिट रहेंगे। हुँ, उसके लिए 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक, आपको अपने लाइफ़स्टाइल पे ध्यान देना है, हुँ, जो कि आपका डाइट, हुँ, सम काइंड ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी हुँ, एटलीस्ट आप हफ्ते में 3 से 4 दिन कीजिए, 15 से 20 मिनट डेली। हुँ, इतना भी अगर आप एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, यू विल गेट मोटिवेटेड टू डू मोर। करेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट है आपका हेल्थ। हुँ, हेल्थ को ध्यान रखने के लिए आपको जो हेल्थ चेकअप मैंने बताया हुँ, एवरी 3 ईयरली वन्स, हुँ, एटलीस्ट प्लीज़ आप अपना पैप स्मीयर करवाइए, हुँ, और ये बहुत ज़रूरी है, हुँ, और आगे जाके सर्वाइकल कैंसर को ये प्रिवेंट करेगा। हुँ, और यंग गर्ल्स को मेरा सजेशन ये रहेगा कि हुँ, प्लीज़ डोंट इग्नोर सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, हुँ, और आप जल्द से जल्द नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, हुँ, इसके बारे में समझिए, हुँ। और कोशिश कीजिए कि आप ये वैक्सीन जल्द से जल्द ले पाएँ। बहुत बढ़िया सर। आशा करता हूँ कि आपकी बात हर घर मानेगा और हर महिलाएँ आपकी बात को समझेंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपको हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू बहुत दुर्गेश जी। थैंक यू। थैंक यू।